हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 17 जनवरी और 18 जनवरी की इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारी बची हुई है, दोनों को एक साथ कंबाइन करके। एक्सप्लेन पेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो आप पहले जाके देख सकते हो वीडियो वाले पार्ट में जा कर के, ठीक है। खैर, देख लेते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ऑनलाइन डेवोस समिट को लेकर के। देखो, हर साल के जनवरी मंथ का जो ये सेकंड पार्ट आता ना, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक समिट होती है, एक शिखर वार्ता होती है जिसमें वर्ल्ड लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इम्पॉर्टेंट जो सीईओज़ हैं इम्पॉर्टेंट कंपनीज़ के, वो और कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, जिसमें इकोनॉमी को लेकर के, वर्ल्ड इकोनॉमी को, ट्रेड को, इनको प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इनसे संबंधित बातचीत होती है। तो ऐसे में पिछले साल की बात भी करें तो 2021 की जो समिट थी, देखो, एक तो होती है कि वर्चुअल मीटिंग होना ऑनलाइन, और एक होता है कि इन पर्सन प्रेजेंस में फिर बाद में मीटिंग हो। तो इस केस में अब की बार भी देखो, अभी वर्चुअल मीटिंग ही हो रही है, ऑनलाइन ही हो रही है। तो ऐसे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करता है। तो सोसाइटी में या वर्ल्ड ओवर इक्वालिटी पर भी फोकस करता है, ह्यूमन राइट्स भी फोकस करता है। एक बार आप ज़रूर इसके बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस भी रिलीज़ करता है। अब आप एक बार उसके बारे में ज़रूर पढ़ लोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीधा क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑप्शन में रहेगा और ऊपर दे दिया जाएगा कि भाई ये ABCD करके इंडेक्स है, रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज़ करता है। तो ऑप्शन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर यूपीएससी पढ़ लेना। इसके अलावा ये अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। 2022 का ये जो समिट हो रहा है ना, इसकी थीम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि 2022 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवोस समिट हुई, डेवोस एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, तो बोले इसमें ये मीटिंग जो हुई, इसका थीम क्या रहा, तो आप बता दोगे द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अभी इकोनॉमी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस अभी चल रहे हैं, वो इनको सबको कंबाइन करके द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलते हैं। फिर इसके आगे पेज नंबर 4 पे एक न्यूज़ है जिसमें नेपाल ने इंडिया को ये कहा है कि भाई आप जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वहाँ पर क्यों कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को यूनिलैटरली कंटिन्यू कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी मैपिंग में डिस्कस कर चुके हैं। मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। वो मैप आप ज़रूर देख लेना, कौन सा एरिया डिस्प्यूटेड है, जिसमें एक तो काला पानी आ गया, एक लिपू लेक आ गया, एक लिम्पियादुरा, ये तीनों एरियाज़ हैं, और काली रिवर काली, ठीक है। तो इनका जो इक्वेशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, देखो हुआ क्या था। ट्रीटी ऑफ सुगौली फाइनल आउट हुई थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली, जिसमें ब्रिटिशर्स तो हमारी तरफ से थे, क्योंकि उस टाइम पे रूल हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का चल रहा था। 1816 की बात है ये, ठीक है। और दूसरी तरफ था नेपाल की मोनार्की। इनके बीच में ये डील हुई थी कि इंडिया और नेपाल के बीच की जो बॉर्डर है वो कुछ ऐसी रहेगी, ये जो रिवर है काली, ये डिसाइड करेगी। अब आपने जो इंडिया एनवायरनमेंट वाली बुक है 11th क्लास वाली ज्योग्राफी की, उसमें पढ़ा हो तो हिमालयन रिवर्स के बारे में क्या है कि ये यूथ एज में है अभी। साथ में सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो अपने कोर्स को बहुत ज़्यादा चेंज करने पे रहती हैं। हिमालयाज़ बहुत स्टीप हैं, इस वजह से इनमें जो काइनेटिक एनर्जी है पानी की इन रिवर्स में, वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो अंडर कटिंग है वो ज़बरदस्त रहती है, नीचे से खुदाई बहुत ज़्यादा करती रहती है रिवर्स, इस वजह से इनका कोर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज होने का टेंडेंसी रहता है। तो जो काली रिवर 1816 में जिस ट्रैक पे चलती थी, उसका मूवमेंट होता रहता है, उसके कोर्स का चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लिम्पियादुरा, लिपू लेक और काला पानी, ये तीनों चीज़ें मिलकर, तीनों एरिया मिलकर के एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल में काली रिवर है वो इस तरीके से मूव कर रही है। तो काली रिवर का मूवमेंट कुछ ऐसा हो गया कि पहले इधर थी तो इधर से इधर शिफ्ट हो गई। तो इस इधर शिफ्ट होने की वजह से फिर ये एरिया कहाँ चला गया, ये एरिया चला गया इंडिया के पास में। अब देखा जाए तो काली रिवर के अगर यहाँ पर कोर्स था तो ये एरिया पहले किसके पास में था, नेपाल के पास में, क्योंकि नेपाल वेस्ट में है
और ईस्ट में हमारा उत्तराखंड आ जाता है। तो यहीं पर ये काली रिवर की जो कोर्स शिफ्टिंग है ना, इसकी वजह से ये डिस्प्यूट बन गया। ठीक है ना। तो ट्रीटी ऑफ सिगोली और इनके बारे में सब कुछ बताया हुआ, आप जरूर देखना हो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है। वर्ल्ड पेज पे ऐसे सच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस इतना सा ही है कि यूक्रेन ने ये कहा है कि रशिया जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर में आ चुका है। हाइब्रिड का मतलब हो गया, एक तो होता है देखो जो ट्रेडिशनल मैनर में लड़ाई होती है ना, जिसमें आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे पे गोले बम दागो और लड़ाई करो। एक हो गया आज का जो नया तरीका हो गया लड़ाई का, दैट इज़ आप कहते हो साइबर वॉरफेयर। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी तरफ से इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो यूक्रेन की सरकारी सिस्टम है उनमें कुछ मालवेयर्स हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी रिसेंटली बात करें 2020 की, 2020 से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो हमने एक्सप्लेन पेज पे डिस्कस भी किया था। सोलर विंड करके एक साइबर अटैक डिटेक्ट हुआ था यूएसए में। ठीक है, सोलर विंड्स। तो 2020 में ये जो अटैक हुआ था, इसमें भी किसी ना किसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी रशियन एजेंसीज के द्वारा। तो ऐसे में रशिया पे डाउट है कि रशिया ने ही ये फिर से साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक किया होगा यूक्रेनियन गवर्नमेंट की जो भी सिस्टम्स हैं उन पे, ये चीज़ बताई जा रही है। और बाकी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है मे बी। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे कि सोलर विंड्स रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो ये एक साइबर वॉरफेयर रिलेटेड एजेंसी है जो कि मॉस्को बेस्ड है या फिर रशिया बेस्ड है, जो कि कहीं ना कहीं ये टारगेट करती है। इसमें मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, हमने बात की थी कि ये इस तरीके से फिरौती मांगते हैं, जैसे कि साइबर अटैक में क्या करते हैं, ये फाइल्स हैं उनको सीज कर देते हैं, उन पर लॉक लगा देते हैं। ठीक है, किसी भी इंटरनेट के थ्रू किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऐसे सिस्टम में जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स मेनली बताते हैं, और उनको सीज करने के बाद में और फिर मांगते हैं रैंसम, फिरौती, कि भाई पैसा भेजो, ये अकाउंट है, ये डिटेल है। और वो पैसा भेजने के बाद में बोला आपको हम ये फाइल ओपन करके दे देंगे, फिर आप आराम से यूज़ करो अपनी फाइल को। तो इस तरीके से ये रैंसम वेयर्स बोल दिए जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये जो पेमेंट मांगा गया था ना, सबसे बड़ी बात बिटकॉइंस में मांगा गया था। तो तभी तो बिटकॉइंस को लेकर के सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये कोई सोवरेन करेंसी भी नहीं है, किसी कंट्री ने रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रखा। उसके बावजूद भी अगर इसमें ट्रांजैक्शन होंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग, रैंसम और ये मांगना, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना वैसा ही मुश्किल हो रहा है और आगे एकदम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो फिर बाद में तो चैलेंजेस तो कम होंगे ही नहीं। तो बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो ऐसा मुद्दा सामने आया था उस टाइम पे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अच्छा, ये इधर आप देख सकते हो, वैसे तो मुद्दा तो कुछ और है, पर हमें जो मेरा जो पॉइंट है वो ये टाइफून्स के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जैसे साउथ चाइना मतलब वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की बात करें, जहाँ पे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी है, वहाँ पर टाइफून्स बोले जाते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको। ठीक है, हमारे यहाँ पर साइक्लोन्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो वहाँ पर विली विली बोला जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप, हरिकेन्स बोला जाता है वेस्टर्न अटलांटिक ओशन की तरफ। तो ये ज़रूर आप नाम ज़रूर देखोगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डिफरेंट रीजनल नेम्स क्या हैं। ठीक है, इसके आगे आसियान की तरफ से पहली बार आवाज़ उठाई गई है। पहली बार ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है फिलीपींस ने, वो ये कि आंग सान सू की ये म्यांमार में जो भी पीस प्रोसेस हो उसके लिए एक इंडिस्पेंसिबल मतलब एक मैंडेटरी पार्ट है, इनका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, इनको साइड में करके और अगर वहाँ पर पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए तो बोलो वो बात ठीक नहीं होगी म्यांमार के लिए। आगे चलते हैं। इकोनॉमी पेज पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनमें से सबसे पहली तो है इंडिया और यूके के बीच में देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को के नेगोशिएशन शुरू हो गए हैं और उसमें सबसे पहला फोकस है अर्ली हार्वेस्ट डील। अर्ली हार्वेस्ट डील क्या होती है पहले तो ये जानते हैं, फिर मुद्दे को सबसे अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स बेसिकली ऐसे होते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होता है उस ट्रेड को फ्यूचर में और ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ओपन करना। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज और गुड्स में ट्रेड करना, ओपन करना। इसमें क्या होगा कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं शुरुआती तौर पर कुछ प्रोडक्ट और कुछ सर्विसेज को पिक करेंगे और उनमें अपना ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा। इससे क्या होगा, और वो भी कैसे, विदाउट रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करते हुए। मतलब
जो टैरिफ लगते हैं, कस्टम ड्यूटी लगती है, उनको रिड्यूस करके फिर बाद में ट्रेड करने के प्रोविजंस होते हैं। तो अर्ली हार्वेस्ट का मतलब तो क्या हो गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं उनका इनिशियल स्टेज मान लो। इसमें दो कंट्रीज़ के बीच में जब अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हो जाता है तो उसमें वो एक दूसरे को चेक करते हैं कि हाँ कितना क्या बिहेवियर आ रहा है दोनों कंट्रीज़ का। फिर ग्रेजुअली वो 1 साल 1.5 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में, जिससे कि जितना भी ट्रेड उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है उसका लगभग मोर देन 90% जो ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज में वो मतलब लोवेस्ट टैरिफ्स पे होना शुरू हो जाता है या फिर फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट के अंडर में आने शुरू हो जाते हैं। तो अर्ली हार्वेस्ट का मतलब हो गया शुरुआती के एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, ठीक है, फ्रंट रनर होता है एफटीए के लिए, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिए गए हैं कि यूके की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो और हमारी तरफ से जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट ये निकले कि दोनों एक दूसरे के सेंसिटिव इश्यूज़ को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, अवॉइड करेंगे और कैसे भी करके कॉमर्शियल टाइज को राइज किया जाएगा। हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यन, ठीक है, उन्होंने भी यही कहा कि शुरुआत में तो देखो 65% तो गुड्स और 40% तक सर्विसेज पे हम ट्रेड करेंगे अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के अंडर में। मतलब यूके और इंडिया के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है ना सर्विस का, गुड्स का, तो उसमें जितना कवरेज है उसका 65% तो गुड्स और जितना कवरेज सर्विसेज का उसका 40% सर्विसेज। इनको सबसे पहले फ्री ट्रेड के प्रोविज़न में लाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो इनको 90% तक ले जाया जाएगा गुड्स एंड सर्विस दोनों को। तो इस तरीके से अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट होते हैं शुरुआत में और फिर धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनको लॉन्ग टर्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। अगर हम देखें दूसरी तरफ तो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स हम ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी चल रहे हैं, हमारी बातचीत अभी, जिसमें कि कैसे भी करके लॉन्ग टर्म जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो कि अभी ड्यू है, पेंडिंग है, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ऐसे में अर्ली हार्वेस्टिंग एक बार साइन हो जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है दोनों कंट्रीज़ को, तो अच्छे से काम करना पॉसिबल होता है आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेसिस पे। अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, आप यहाँ पर एक बार खुद से रीड आउट करोगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया कोई पहली बार नहीं कर रहा है। 2004 में थाईलैंड के साथ में अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट इंडिया ने किए थे, पर अभी तक भी कॉम्प्रिहेंसिवली एकदम अच्छे से सर्विस एंड गुड्स को कवर करते हुए एक बड़े लेवल पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया है। इसके अलावा हम ट्रेड एग्रीमेंट्स में श्रीलंका के साथ भी एंगेज करते हैं, पर वही चीज़ें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। मतलब एक तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट है श्रीलंका के साथ में, पर कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसे हैं जो अभी भी बचे हुए हैं। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में केवल लेन देन की बात ही नहीं होती है, खरीदारी या बेचने से संबंधित, इसमें इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए। अब देखा जाए तो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट जो है ना वो एक तरीके की प्री स्टेज हो गई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, कि हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो लगभग 90% से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड होता है फ्रीली, जिसमें टैक्सेस होते हैं नियर टू ज़ीरो, कुछ टैक्सेस नहीं लगाने होते हैं, जिससे कि एक कंट्री अपने प्रोडक्ट को दूसरे में बेच सकता है, दूसरे वाला पहले वाले में बेच सकता है। तो एक कॉमर्शियल टाइज होती है, इकोनॉमिक टाइज बन जाती हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली जो एक होता है एग्रीमेंट वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविजंस के अंडर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो कि 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश हुआ था, उसका जो प्रेडिसेसर दैट मीन्स गेट को ही तो फिर बाद में WTO में कन्वर्ट किया था, ठीक है। बस गेट में केवल गुड्स की बात होती थी और WTO में अब क्या सर्विसेज की, IPR की, इनकी सब की बात होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन सब की। तो ऐसे में गेट का आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 24(8) क्लॉज B, ठीक है। इसमें सीधा सा है कि दो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं तो वो इस तरीके से करेंगे कि वो मैक्सिमम जो भी प्रोडक्ट्स में वो लेन देन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उनमें वो मिनिमम कस्टम ड्यूटी रखेंगे। पर यहाँ पर क्या होता है कि अर्ली हार्वेस्टिंग में तो क्या हो रहा है, अर्ली हार्वेस्टिंग जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनमें पूरा तो ट्रेड का पूरा स्पेक्ट्रम तो कवर होगा नहीं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज कवर होते हैं। तो यहाँ पर फिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डेफिनेशन से बाहर हो गया। तो इस तरीके के जो अर्ली हार्वेस्टिंग एग्रीमेंट्स होते हैं ना, इनको चैलेंज किया जा सकता है WTO के दूसरे मेंबर्स के द्वारा,
कि भाई आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर नहीं रहे हो और हमें पागल बना रहे हो कि इस तरीके से हम कर लेंगे, छोटा मोटा कोई एग्रीमेंट कर लिया। तो ऐसे में होता क्या है कि अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट एक बार साइन हो गया ना, तो जल्दी से जल्दी एफटीए में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर लिटिगेशंस लगनी शुरू हो जाती हैं डब्ल्यूटीओ में। ठीक है ना। तो डब्ल्यूटीओ के अंडर में क्या होता है, दोनों कंट्रीज अगर साइन कर रहे हैं ना एग्रीमेंट को, तो वो जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको अच्छे से रिड्यूस करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड के अलावा इन्वेस्टमेंट पर भी फोकस किया जाता है जब कभी भी ट्रेड होता है। थाईलैंड के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं पर अभी तक कुछ आउटकम निकला नहीं है। इसके अलावा आजकल तो देखो आईपीआर पे भी बात की जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से, तभी तो डब्ल्यूटीओ के अंडर में ट्रिप्स है, वो भी तो काम करता ही है। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ना, प्लीज़ पढ़ लो। ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल ये है कि इंडिया अभी किस किस के साथ में इस तरीके से एग्रीमेंट्स पे बात कर रहा है। तो 10 तो एफटीएज पे बातचीत चल रही है इंडिया की और 6 पीटीएज पे। एफटीएज मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए का मतलब हो गया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल का मतलब ये हो गया कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में ऑप्शन आए इंडिया के सामने कि भाई किसके साथ हम ट्रेड करें, तो हम प्रेफरेंस उसको देंगे जिसके साथ में हमारा प्री पीटीए साइन हो रखा है। दैट मीन्स हम कुछ कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ हम पीटीए साइन कर लेंगे उनको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे हमारे मार्केट में। ठीक है, प्रेफरेंस दे दी ना उनको, वो वाली चीज़। अब गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, आईपीआर, इन सब पे ध्यान दिया जाता है जब कभी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है। पहले तो गुड्स की बात होती थी केवल। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोविज़न है, ढंग से पढ़ लेना भाई डब्ल्यूटीओ के बारे में एक बार आप, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और साथ में आप ये भी देख लेना फ्री एग्रीमेंट, डिफरेंट एग्रीमेंट्स, कस्टम यूनियन क्या होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। इसके अलावा आप ये देखना ज़रूर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बीबीएनएल। ठीक है, बीबीएनएल ने अभी अनाउंस कर दिया कि वो जल्दी ही नॉर्थ ईस्ट के जो बचे हुए स्टेट्स हैं वहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में देखो पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, वो सक्सेसफुली काम कर गया। तो अब अरुणाचल प्रदेश के बाद में बचे हुए जो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी इंटरनेट फैसिलिटी देने के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाएगा। अब देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कितनी डिफ़िकल्ट टेरेन है, तो वहाँ पर तो देखो ऑप्टिकल फाइबर बिछाना और ये बहुत मुश्किल होता है। और एक तरफ हम चाहते हैं कि इंडिया को डिजिटलाइज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस केस में इंटरनेट का तो बहुत बड़ा रोल है, तो इसके लिए सैटेलाइट एक ऑप्शन बच जाता है। तो वैसे देखा जाए तो बीबीएनएल जो है वो compete करेगा सैटेलाइट इंटरनेट के मार्केट में सीधा किसके साथ में, एक तो भारती ग्रुप का जो वन वेब है उसके साथ, एक अमेजोन का है प्रोजेक्ट क्यूपियर, और एक है एलोन मस्क की जो टेस्ला है उसका स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस। इनमें क्या है कि रिमोट एरियाज़ में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है ना, तो ये 3 ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के एंटिटीज़ हैं और इधर बीबीएनएल हो गया गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। वैसे देखा जाए तो इनके द्वारा अभी तक कोई भारत में प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए गए हैं, पर एक तरफ बीबीएनएल काम करना अगर शुरू कर रहा है नॉर्थ ईस्ट से, इधर सक्सेस मिलती है तो थ्रू आउट इंडिया भी तो काम करेगा ही ना फिर बीबीएनएल, है कि नहीं। तो इसी तरीके से आने वाले टाइम पे इनके साथ में compete करना अपने आप में इनएविटेबल ऑप्शन हो गया, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बात ऐसी है, सरकार की जो कंपनी है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है अरुणाचल प्रदेश में। अब दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसी तरीके का काम किया जाएगा। देखो बीबीएनएल जो है उसका टारगेट क्या है, हमारे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, और इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए USOF दैट मीन्स यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्टैब्लिश हो रखा है। इसके अंडर में क्या होता है कि यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में जितने भी जो लाइसेंस होल्डर टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ को अपनी रेवेन्यू का एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो टैक्स के तौर पे सरकार को जमा कराना होता है, और वो परसेंट है 8%। अब उस 8% का जो आएगा रेवेन्यू, उसमें से 5% तो देखो इस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में डाल दिया जाता है, और बचा हुआ 3% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, जिससे कि वो अपने हिसाब से काम कर सके। आज की अगर परिस्थिति देखें तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में कितना रुपया है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए। तो इस पैसे का यूज़ किया जाएगा। ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है इसका ये कब स्टैब्लिश हुआ था,
1 अप्रैल 2002 से ये काम करना शुरू कर गया था, ठीक है ना। तो अब देखो BBNL जो है, वैसे तो आपको पता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी इंश्योर करने का जो टारगेट दिया हुआ है वो BBNL को ही दिया हुआ है। वो बात ठीक है कि BBNL और BSNL दोनों का मर्जर समथिंग हम कुछ पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये चीज़। खैर फिलहाल तो BBNL है, तो BBNL की बात कर लें, मर्जर होगा तब की बात अलग होगी। तो ऐसे में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है नॉर्थ ईस्ट में लगभग 7,000 ग्राम पंचायतों को, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें इंडिया में तो 2.5 लाख के लगभग ग्राम पंचायतें हैं। उनको तो देखो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू दे दिया जाएगा, पर ये जो नॉर्थ ईस्ट की ग्राम पंचायतें हैं ना, उधर फाइबर ऑप्टिकल केबल डालना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इस केस में इनको किस बेसिस पे फैसिलिटी मिलेगी? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बेसिस पे, ठीक है, ध्यान रखें आप, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आगे चलते हैं। फिर एक छोटी न्यूज़ और है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक DLI स्कीम शुरू की जा रही है। DLI एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि PLI थी। PLI का मतलब हो गया था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यहाँ पर होगा डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होगा कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो यहाँ पर अपने हिसाब से डिज़ाइन लेकर के आएंगी और डिज़ाइन से जो भी सेमीकंडक्टर बेस्ड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोमोट करना, ठीक है ना, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा एक तो MSMEs को प्रमोशन मिले, नए स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये DLI स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के अंडर में है, ठीक है ना। इसके लिए आप देखो यहाँ पर जो द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC है, वो नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने में। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। मिनिस्ट्री आपको क्लियर हो ही गई, और इसमें एप्लीकेशंस जो आएंगी उसमें ये देखा जाएगा कि जो एकेडमिया है, रिसर्चर्स हैं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टार्टअप है, MSMEs हैं, है ना, वो कम से कम 85,000 हाई क्वालिटी इंजीनियर्स को या क्वालिफाइड इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दे सके। मेन टारगेट है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग को राइज करना इंडिया में, ठीक है ना। दिसंबर की बात करें 2021 में तो 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम तो लॉन्च की थी ना सरकार ने, जिसमें टारगेट क्या था? इंडिया को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप में एक हब बना देना, ठीक है। तो ये है मुद्दा सारा। अब इसमें अलग अलग कंपनियां हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी, आउटकम जो निकलेगा वो टाइम बताएगा। फिलहाल जो था वो हमने देखा, आगे देखते हैं। फिर एक न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन ओपन, ठीक है, बैडमिंटन इंडियन ओपन में लक्ष्य सेन, इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन लो किन यू इनको हराया है फाइनल में, और अब ये इंडियन चैंपियन बन चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा विराट कोहली की कैप्टनसी छूट ही गई है, ये आपको पता ही होगा, तीनों फॉर्मेट्स में इन्होंने कैप्टनसी छोड़ दी है। अंडर-19 वर्ल्ड कप है वो कंटिन्यू है अभी। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फर्स्ट मैच में हरा दिया है। एशेज़, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज़ 5 मैचेस की होती है, ऑल्टरनेटिवली खेली जाती है। अब की बार ऑस्ट्रेलिया में खेली गई, अगली बार अब इंग्लैंड में खेली जाएगी, ऐसा ऑल्टरनेट चलता रहता है। इन 5 मैचेस की सीरीज़ में 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए, एक ड्रॉ करवाया था इंग्लैंड ने। इस तरीके से 4-0 से जीत गए, ओके। अब देखो 17th की तो हमारी न्यूज़ ख़त्म हो गई है, अब चलते हैं 18th वाले में। 18th की में न्यूज़ जो थी ये पंजाब में इलेक्शंस को पोस्टपोन करने वाली, वो देखो एक्सप्लेन पेज पे हम पूरी डिटेल में देख चुके हैं, तो ज़्यादा इस पे दिमाग लगाएंगे नहीं अभी। एक न्यूज़ है बस यहाँ पर कि अभी अबू धाबी में एक ऑयल टैंकर फैसिलिटी पे एक ड्रोन से अटैक किया गया, ब्लास्ट हुआ, 3 जनों की डेथ हो गई, उनमें से 2 इंडियंस थे। और ये अटैक जो है इस पर अभी तक UAE ने तो किसी पे ब्लेम किया नहीं है, पर जो मुद्दा है वो सीधा का सीधा हाईलाइट कर रहा है ये कि जो यमन में हौती रिबेलियंस ऑपरेट करते हैं ईरान के सपोर्ट के बेसिस पे, उन्होंने ये कराया होगा। बाकी तो देखो टाइम बताएगा, बाकी ये ध्यान रखें हौती रिबेलियन, ठीक है, शिया कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें पार्टिसिपेट करने वाले। शिया सुन्नी का ऑलरेडी आपको कॉन्फ्लिक्ट पता होगा पूरा, ठीक है, जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, ठीक है। वेस्टर्न का मतलब हो गया ये वेस्ट एशिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ पेज नंबर 3 पे है, वो ये कि एक व्हीकल जा रहा था, उसने स्लॉथ बियर
ठीक है, रैंक के चलने वाला जो भालू होता है ना, एकदम बिल्कुल रैंक रैंक के चलता है, उसको हिट कर दिया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये देखो राजस्थान में है, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। ओके, आगे चलते हैं हम। वर्ल्ड पेज पे अगर नज़र डालें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डेवोस समिट हो रही है उसमें चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि बोले कोल्ड वॉर मेंटेलिटी के साथ हम नहीं चल रहे हैं, हम वैक्सीनेशन के लिए हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ओमिक्रॉन की वजह से लोग परेशान बहुत हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो टोंगा में जो वॉल्केनिक एरप्शन हुआ है, टोंगा बेसिकली ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है, आइलैंड है ये पैसिफिक ओशन में। इसकी मैपिंग भी हमने ऑलरेडी कर ली थी और इसका मैप मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया था, आप देख लेना, वहाँ पे सर्च कर लेना ना, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज समथिंग कुछ ऐसा मैप मिलेगा आपको। तो टोंगा में ये इरप्शन हुआ वॉल्केनिक, उसकी फ़ोटो वोटो जो है वायरल हो रही है। बाकी देखो कुछ भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं अभी, जो काम की चीज़ें थी। हाँ, एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं ये, कि अभी फ़िलहाल ये डिमांड की जा रही है कि जो फिक्स डिपॉजिट है उसका टाइम 5 साल की बजाय मैच्योरिटी का 3 साल कर दिया जाए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, पहला काम। दूसरी चीज़, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो पैसे को ले जा करके और कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो वहाँ पर हम एक तरीके से इस म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू एक तरीके से स्टेक होल्डर हो गए, शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डिंग का मतलब इक्विटी होल्डिंग हो गई, इसका मतलब आप वहाँ पर मालिक बन जाते हो एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए जो म्यूचुअल फंड का सेगमेंट है वो काम कर रहा है किस में, इक्विटी में। तो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन जो है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, AMFI, उनके द्वारा डिमांड ये की जा रही है कि भाई हम ELSS में तो ऑपरेट कर ही रहे हैं, इक्विटी में तो ऑपरेट कर ही रहे हैं, हमें DLSS में भी ऑपरेट करवा दो। DLSS का मतलब हो गया डेट मार्केट में भी हमें लॉन्च कर दो। इससे क्या होगा कि इक्विटी में भी तो हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, फिर बॉन्ड मार्केट में भी हम इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ डिमांडें की जा रही है। और एक FD है, फिक्स डिपॉजिट, इसका टेन्योर 3-5 की बजाय बोले 3 साल कर दो, जिससे लोग जो हैं इन्वेस्ट करने से घबराए नहीं है FD में, कि यार पैसा चौक हो जाता है FD में हमारा, ठीक है ना। साथ में क्या है कि FD जब कोई करवा लेता है तो उसको इनकम टैक्स में रिबेट मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स फाइल की जाती है तब वो अपने डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं कि भाई हमने FD करा रखी है, इनकम टैक्स में हमें थोड़ी छूट मिल जाए। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड भी डिमांड कर रहा है ऐसा ही कुछ कि भाई हमें भी छूट दे दी जाए, ठीक है ना। दूसरा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनीज़ हैं वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है, कारण कि इम्पोर्ट टैरिफ बहुत ज़्यादा कर दिया। अब आपको पता है ये इम्पोर्ट टैरिफ क्यों कर रखा है ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने देखा ना पिछले में कि भाई DLI, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हम बनाना चाहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बोला बाहर से इंपोर्ट नहीं, हम यहीं पे बनाएंगे, एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। तो यहीं पर तो जो क्रिटिक हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि भाई आप इस तरीके से कैसे काम करोगे, ये तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये तो एग्जैक्टली वही काम हो गया जो हम 1990 LPG पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसके पहले हम किया करते थे कि भाई इंपोर्ट जो है उसकी बजाय हम इंडिया में प्रोड्यूस कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो ऐसे में ये सिचुएशन है, ठीक है। चाइना की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है ये बताया जा रहा है, बस और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, न्यूज़ जो थी वो देख ही लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोनों दिन की हमारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई है।